दोस्तों, मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास और आप देख रहे हो लक्ष्मी विगह वाला विकास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हिंदी में स्वर स्वर क्या होती है। तो स्वर स्वतंत्र होती है। स्वर वो वे वर्ण होती है जो किसी अन्य वर्ण के सहायता से नहीं बोला जाता है। इसमें ना जिसका ना हम संधि विच्छेद कर सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। स्वर की मूल रूप से जो होती है स्वर की जो मूल रूप से होती है वो होती है 13। मूल रूप से होती है 13। लेकिन इसको हम लोग लेकिन स्वर जो होते हैं वही 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? आ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। अब आप बोलोगे कि आ और आ को नहीं जोड़ा, अन और आ को नहीं जोड़ा, तो अन और आ ये हमारे कौन सा ये हमारे हैं अयोगवा ध्वनि। इसको हम लोग कहते हैं अयोगवा ध्वनि कहते हैं। अयोगवा का संधि विच्छेद होती है आ प्लस योग प्लस वाह। आ मतलब नहीं होता, योग मतलब होता है जोड़कर, और वाह मतलब होता है वहन करने वाला। वे वर्ण वे वे वर्ण वे वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं उसको अयोगवाह कहा जाता है। स्वर के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें पहला हमारे यहाँ मात्रा या उच्चारण के स्थान पर। मात्रा एवं उच्चारण के स्थान पर तीन भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुतो स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुतो स्वर। ह्रस्व स्वर चार होते हैं: आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो सात होते हैं: आ, ई, उ, र, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर जो होते हैं वो यदि किसी यदि किसी स्वर को आप लगातार बोल रहे हो तो वो प्लुतो स्वर में आ जाती है। जैसे जैसे मान लो कि छोटा एक बच्चा होती है, वो जब घर में रहती है मम्मी पापा, और वो मम्मी पापा अगर काम में रहती है तो वो बच्चा बाहर जाकर मट्टी खा लेता है। तब उसके बाद मम्मी कहता है कि अरे तू ये खा लिया। उसको ऐसे करके निकलवाता है और उसके बाद उसको पिटाई कर देता है। तब उसके बाद जो उसके मुंह से जो ध्वनि निकलती है वो प्लुत स्वर निकलती है। जैसे मैं रूम में हूँ और रूम में अगर मैं कोई चीज़ बोलूँगा तो धम 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 आवाज़ गुनगुनाएगा, वो प्लुत स्वर है। कुइयाँ में अगर हम गिराएंगे कोई अठन्नी को गिराएंगे तो उससे जो आवाज़ निकलेगा वो प्लुत स्वर में आएगा। और इम्पॉर्टेंट जो ह्रस्व स्वर का जो चिन्ह होता है दोस्त, ह्रस्व का वो होता है इस तरह से। दीर्घ स्वर का जो चिन्ह होता है दोस्त वो कुछ इस तरह से होता है। ऐसे आप कहीं भी देखो। और जो प्लुतो स्वर का जो उच्चारण होता है, जो उसका चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। इसको जो है इस तरह से डॉलर डॉलर रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? उसको कहते हैं अपूर्ण चिन्ह। अपूर्ण अपूर्ण चिन्ह हम उसको कहते हैं। अब बोलोगे कि प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो प्लुत स्वर की संख्या होती है 8। कौन कौन होती है? पहला तो होती है आ, और दूसरा होती है दीर्घ स्वर। लघु स्वर्ग नहीं, लघु मतलब छोटा होती है, दीर्घ मतलब बड़ा होती है, तो दीर्घ स्वर होती है। दीर्घ में कौन कौन होता है आपको पता ही होगा। द्विमात्रक होती है, द्विमात्रक। और ह्रस्व जो होती है वो होती है एक मात्रक होती है। तो अब इसको पहले तो हम लोग बांट लिए मात्रा या उच्चारण के स्थान पर। दूसरा हम लोग बांटते हैं ओष्ठ के आकृति के आधार पर। ओष्ठ के आकृति के आधार पर दो तरह की होती है। उसके आधार पर हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो है वृत्ताकार स्वर और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। दो तरह से बांटते हैं, एक तो वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। वृत्ताकार का संधि विच्छेद होता है वृत्त प्लस आकार। अवृत्ताकार का संधि विच्छेद होता है आ प्लस वृत्त प्लस आकार होती है। वृत्ताकार स्वर किसको कहते हैं? वे स्वर जिसको बोलते समय मुंह वृत्त की तरह हो जाती है। वे स्वर जिसको बोलते समय मुंह वृत्त की तरह नहीं होती है। वृत्ताकार स्वर कौन कौन है? एक तो है ह्रस्व स्वर,
ऊ। एक तो है दीर्घ स्वर ऊ, और एक तो है ओ, और एक तो है औ। ये चार को हमारे वृत्त स्वर हैं। और इसके अलावा जो हमारे स्वर में बच गए हैं वो आवृत्ताकार स्वर है। जैसे आ, आ, ई, ई, ऊ नहीं, ए, आए, उसके बाद में उसके बाद में री। उसके बाद में री हमारे हैं जो आवृत्ताकार स्वर में आ जाते हैं। अब बोलोगे कि भाई, एक और जो स्वर मैंने देखा है वो होती है एस। वो कौन सा स्वर में आती है? वो कौन सा स्वर है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये चंद्र बिंदु हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग कहते हैं अवगत स्वर। अवगत स्वर इसको कहते हैं विदेशी स्वर। विदेशी स्वर, और इसको कहते हैं मेहमान स्वर भी हम लोग इसको कहते हैं। अब हम लोग स्वर को एक और भाग पर बांट रहे हैं जिसको कहते हैं जीभ के आकार पर। जीभ के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो है अग्र स्वर, दूसरा हमारे यहाँ लघु स्वर, तीसरा हमारे पास स्वर है। ये तीनों कौन कौन है आपको याद रखने हैं दोस्त। मध्य स्वर जो होते हैं वो आ होते हैं। उसके बाद पश्चित स्वर जो होती है वो होती है ओ, 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 ओ। उसके बाद हमारे होते हैं स्वर ओ, ओ। उसके बाद हमारे होते हैं ओ, ओ। उसके बाद हमारे होते हैं ओ, और उसके बाद में होती है आओ। ये हमारे होते हैं पश्चित स्वर। और उसके बाद एक और होती है आ। उसके बाद अग्र स्वर में कौन कौन होती है? एक तो होती है ई, ई, और उसके बाद में होती है ए और ए। ये सब होती है। री होती है जो इसी में होती है। री जो होती है इसको याद कैसे रखना है? मध्य स्वर जो होती है वो मध्य स्वर को सिर्फ याद रखना है आ। बाकी जो अस्थित स्वर है वो उसमें सभी तीन की तरह रहते हैं। जैसे ऊ हो गया, ऊ हो गया, औ हो गया, आ हो गया, ओ हो गया। और बाकी जो अग्र स्वर है मुझे अभी भी याद है। अग्र स्वर जो होते हैं वो होते हैं ई। उसके बाद में होते हैं उसमें ए, ऐ, री। पांच वो होते हैं। अब इसको नेक्स्ट जो बात ये है कि वो तालु की स्थिति के आधार पर बांटती है। तालु की स्थिति पर, तालु के आधार पर चार प्रकारों में बांटा गया है। समब्रीत, अर्धसमृत, विपरीत और अर्ध विपरीत। समृत, विपरीत, अर्ध अर्ध समृत और अर्ध विपरीत। अब इन सब में कौन कौन आती है अब हम लोग इसको याद कैसे करते हैं? जैसे विपरीत में हमारी होती है आ होती है। विपरीत में हमारी होती है आ। फिर आ के नीचे आ होती है। आ के बाद हम ऊपर जाते हैं तो ई, ऊ, और ऊ और री हमारी ऊपर में हो जाती है। इतना चीज। उसके बाद आ के बाद आ। उसके बाद हमारे क्या बचा? उसके बाद हमारे बचा ए, ऐ, ओ। एक को हम ऊपर लिख देंगे, एक ए को ऊपर लिख देंगे और एक ए को नीचे लिख देंगे। उसके बाद में ओ ऊपर लिख देंगे और उसके बाद और नीचे लिख देंगे। मेरे ख्याल से दोनों ठीक हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना। फिर आती है अनुनासिक के आधार पर। मतलब अनुनासिक, अनुनासिक किसको कहते हैं? इसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं। अन को हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक जो होती है जिससे ये अन होती है। और ये और ये जो इसका जो ये है जो इसका जो अनुनासिक अनुनासिक है जो इसका तत्सम रूप है। तत्सम, और ये इसका जो है वो ये तद्भव रूप है। तद्भव रूप है। आ ई उ ये सब को हम लोग कहते हैं नी नीरनासुक स्वर। ये सब अनुनासिक नहीं है। एक चीज जो बच गया वो है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर हम इसको बांटते हैं। जाति के आधार पर एक तो होता है सा जातीय और दूसरा होता है आ बी जातीय।
सजातीय और विजातीय क्या होती है? सजातीय जैसे हो गया कि जैसे सजातीय मतलब हो गया कि जैसे आ, आ, ये हमारे सजातीय हैं। ये हमारे ये हमारे सजातीय हैं। ये हमारे ऊ ये हमारे सजातीय हैं। लेकिन लेकिन ओ और ये हमारे विजातीय हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि निम्नलिखित में से दिए हुए विकल्प में से चुनिए कि विजातीय कौन है। आपके पास ऑप्शन आएगा अ ई उ ऊ आ और आ और ए। इसमें से विजातीय कौन है? तो आप ऑप्शन नंबर कौन मारोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं व्यंजन। व्यंजन हम लोग कहते हैं वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्त? व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब बोलो कि 33 नहीं 36 होती है। छात्र जो तीनों का लास्ट जो होता है वो हमारे होता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर छात्रा छात्रा क्या जो होती है हमारी, वो होती है हमारी संयुक्त अक्षर। मेरे ख्याल से आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर मेरे से कोई कमियां रह गई तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल डिसलाइक कर देना और मुझे कमेंट बता देना रीज़न। नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रणाम दराम, जय हिंद। मैं विकास और आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्मण बिगावल विकास पर। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट। यूनिट मतलब होती है मात्रा का मात्रा। बताइए यूनिट। कार्य का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, और ऊष्मा का मात्रक होता है वो होता है जूल। इसको ही हम लोग याद रखें कैसे? जब हम लोग काजू खाते हैं किस लिए खाते हैं? कोई कार्य करते हैं तब वो उसको करने के लिए हमें काजू खाना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। और कार्य को करने के लिए आपके बॉडी में क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। तो काजू जू काजू जूल जूल यानी कार्य करने के लिए ऊष्मा का कार्य करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मतलब होती है ऊष्मा, और उसको जूल होती है। हम शक्ति शक्ति का होती है वाट। इसको कैसे याद रखेंगे? शक्ति। तो वो एक पहले सीरियल आता था शक्तिमान। तो शक्तिमान बुरे लोगों को वाट लगा देता है। उसके बाद में होता है दूरी। दूरी का होता है पारसेक। दूरी का होता है पारसेक और दाब का होता है पास्कल। अब ये दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो एक हम यहाँ पे ट्रिक है कि दूरी में ऊपर में एक आकार होती है और पार्श्विक में भी ऊपर में एक आकार होती है, जबकि दाब में ना कोई ऊपर में आकार होती है और ना पार्श्विक में कोई ऊपर में आकार होती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि अच्छा दूरी जो है दूरी मतलब ऊपर में है तो पार्श्विक आएगा, और दाब है तो अच्छा मतलब पास्कल आएगा पास्कल। अच्छा, बल का तो न्यूटन तो इजी है। सीजीएस का डाइन ये तो इजी है। आवृत्ति का हर्ट्ज ये तो इजी है। ध्वनि तीव्रता को होती है डेसिबल। ध्वनि तीव्रता को होती है डेसिबल। और इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो एम्पियर में नापा जाता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होती है ओम। और चार्ज का होती है कूलम्ब। और ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेंस। क्या होती है? ल्यूमेन। ल्यूमेन। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। और ओजोन लेयर का होता है डॉप्सन। मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया। इसमें आपको ये याद करने। एक चीज और है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक बरस में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब एवरेज डिस्टेंस को। अच्छा, खगोलीय इकाई क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच के एवरेज सूर्य और पृथ्वी
सूरज और पृथ्वी के एवरेज डिस्टेंस मतलब अराउंड डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई। एक पारसेक बराबर होती है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक पारसेक जो होती है वो होती है दूरी की मात्रक होती है, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। एक एचपी बराबर होती है 746 वाट। और एक होती है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होती है? तो सबसे पहले हम इसमें भौतिक के प्रकार। अब इसमें सबसे पहले एक चीज आती है जो कि है वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। अदिश राशि। दूसरा होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसको बोलते हैं सदिश राशि, हम लोग इसको बोलते हैं। अब सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड होती है यानी मात्रक होती है, वैल्यू होती है। जैसे आप समझ रहे हो कि जो स्केलर होती है वो एक अदिश राशि होती है, उसमें मैग्नीट्यूड होती है मतलब उसमें दिशा नहीं होती है, मात्रा होती है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और जो वेक्टर होती है, जो सदिश राशि हमारी होती है, उसमें क्या होती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी रहती है, मतलब मात्रा भी रहती है और दूरी भी रहती है। वेक्टर 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 जो होते हैं जिन भौतिक राशि को दर्शाने के लिए मात्रा और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिन भौतिक राशि को दर्शाने के लिए सिर्फ मात्रा का आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं स्केलर यानी अदिश राशि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लो मैं एक इंसान हूँ और कोई इंसान और है, और मैं अगर उसको बोलता हूँ कि पता है तुमको, पता है मतलब सुबह में जाके पता है तुमको कि आ, उम, कल मैंने वहाँ मतलब मेरे घर से पास में ग्राउंड है, तो उसमें बोलूँगा कि उसमें पता है तुमको एक खजाना है जिसमें सोना, एक डब्बा है जिसमें सोना से लबालब भरा हुआ है, चलो। अब वो गाड़ दिया, फट से निकाल दिया। अब वो किधर जाएगा मुझे पता नहीं है। वो उसको मैंने ना ही डायरेक्शन बताया और ना ही कुछ बताया। सॉरी, डायरेक्शन तो मैंने बता दिया कि वहाँ ग्राउंड है, मतलब एक बताया सिर्फ कि मतलब एक उधर मिला है हमको ये। वो मैंने उसको, तो ये क्या होगा, ये होगा सिर्फ मात्रा इसमें है तो मतलब होगा स्केलर। और वेक्टर होगा जैसे मैं कहूँगा ग्राउंड में, तो ग्राउंड मेरे घर से कैसा है उसको पता है, तो इसमें दिशा भी है और वो भी है, मात्रा भी है, तो इसलिए ये सदिश राशि हो जाएगा। जैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिख रहे हैं जिसको आपको याद रखना और डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। डिस्टेंस। डिस्टेंस जो हमारी होती है, जो दूरी होती है वो हमारी होती है अदिश राशि होती है। स्पीड अदिश राशि होती है। टाइम, टाइम में दिशा कोई नहीं होती है इसलिए टाइम हमारी अदिश राशि है। एरिया अदिश राशि है। वॉल्यूम अदिश राशि है। टेम्परेचर अदिश राशि है। प्रेशर अदिश राशि है। फिर मास अदिश राशि है। एनर्जी अदिश राशि है। करंट अदिश राशि है। वोल्टेज अदिश राशि है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ये सब जो होती है वो अदिश राशि में होती है। सदिश राशि में कौन कौन होती है, जैसे सदिश राशि में होती है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो होती है वो सदिश राशि होती है। वेलोसिटी ये होती है सदिश राशि। फोर्स, मूवमेंट, मूवमेंट क्या होती है, जब कोई वस्तु चल रहा है तब उसमें कुछ ना कुछ तो मास होती है, और मास होती है तब उसमें कुछ ना कुछ वेग होती है, यानी मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मूवमेंट। तो आपको पता है कि मास और वेलोसिटी को जब हम मर्ज कर देंगे मल्टीप्लाई में तब वो मूवमेंट को डिपेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है और इसको है जो कोई इंसान ऐसे करके पुश कर रहा, और ये भी कोई इंसान है और ये भी कोई इंसान है और ये भी इसको पुल कर रहा, ये कर रहा है
30 न्यूटन से और ये कर रहा है 20 न्यूटन से। दोनों क्या कर रहा है, इधर होके ढकेल रहा और ये इधर होके धक्का दे रहा है। तो आप अगर मैं आपसे पूछूंगा कि फोर्स बराबर नेट फोर्स जो है इस पे कितना लगेगा, तो आप बोलोगे कि इस पे कितना लगेगा, 10 लगेगा। मैं कहूँगा कैसे, तो आप बताओगे कि जब अपोजिट डायरेक्शन लगती है तब वो क्या होता है, जो उसका फोर्स लगती है वो माइनस में होती है। तो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 10 न्यूटन नेट फोर्स लग रही है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ कमी आए तो लाइक करना और कमी आए तो डिसलाइक करना। मतलब अगर जैसा आपको लगे, लेकिन कमी अगर लगे तो नीचे कमेंट जरूर बता देना कि ये चीज़ आपको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी मुझे पता चल पाएगा, तभी मैं सुधार पाऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास कुमार आप सभी को लक्ष्मी बेगा विकास यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है आपको तो पता ही होगा। जो किसी जो किसी उभय वर्ण जो किसी सहायता के बिना नहीं बोला जाता है, मतलब उभय वर्ण जो किसी के सहायता से बोलता है उसे हम वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी वर्ण का या वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेने पड़ता उसे हम कहते हैं व्यंजन। मैं आपको बता दूं उससे पहले कि व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 35, जिसमें से छह तरह जो होती है वो होती है संयुक्त अक्षर, उसको हम कहते हैं छा, और त्रा और ज्ञा को हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। हम सभी वर्णों को चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं का लाइन। ये हमारे हो गए का लाइन। इसको आप लोग बोलते हैं कि का लाइन है, लेकिन जो आज के बाद नहीं बोला, का खा गा घा अंगा का वर्ग उसको बोलते हैं, का वर्ग। अब जो ये इधर से हम इधर जो चिन्ह देते हैं, इधर जो बिंदी देते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो होता है ये क्या होता है और ये जो होता है क्या होता है। इसको हम इसको हम कहते हैं सीरो रेखा। इसको हम कहते हैं सीरो रेखा। इसको हम कहते हैं सीरो रेखा। सीरो रेखा। और इसको हम कहते हैं खड़ी पाई। इसको हम कहते हैं खड़ी पाई। आपको पता होगा। और जो वो बिंदु होता है क ख कवार के जो लास्ट के जो पांचवा अक्षर होते हैं अंगा, वो जो बिंदी होता है वो क्या होता है। तो चलिए हम उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात करते हैं। बहुत ही अनछुआ पहलू मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पे बने रहना लास्ट तक। हम देखते हैं कि ये जो बिंदु होता है ये सभी में होता है, मतलब ऊपर में भी होता है, साइड में भी होता है, नीचे में भी होता है और इधर भी होता है। कोई शब्द के कोई वर्ण के पहले भी होता है। आखिर ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं दोस्त, इसको कहते हैं हम अनुस्वार। अनुस्वार कहते हैं। इसको हम कहते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार सिर्फ 11 स्वर पर होती है, इसको और किसी भी चीज पर नहीं लगाता। सिर्फ और सिर्फ ये स्वर स्वर पर लगते हैं। स्वर और स्वर पर किसके ऊपर, 11 स्वर पर। स्वर होते हैं हमारे 11। जैसे अगर आप कहो कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने का पर भी देखा, तो मैं आपके सामने कहता हूँ कि कंठ। कंठ जो है कंठ जो है, कंठ के ऊपर बिंदी लगा हुआ था। बोलो कि ये तो व्यंजन के ऊपर है, आप तो बोल रहे थे कि स्वर के ऊपर है, तो जी नहीं। इसका संधि विच्छेद आप करोगे तो कन प्लस आ होता, और का को जब आप संधि विच्छेद करोगे तब होगा का प्लस अन होगा। ये इसका संधि विच्छेद होगा दोस्त। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं दोस्त पंचमाक्षर बिंदु। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो रहती है, जो अंगा के लास्ट में जो हमारी होती है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अंगा के लास्ट में होती है, और किसी भी वर्ण के
ऊपर नहीं होती है, साइड में नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वर्ण है जिसके साइड में ई बिंदी होती है, जिसको कहते हैं पंचमा अक्षर बिंदु। पंचमा अक्षर पंचमा अक्षर बिंदु। पंचमा अक्षर इसको बिंदु बिंदु बोलते हैं। ये होता है, ये आपको मैंने बताया कि ये अनुस्वार होते हैं। इसको बताया मैंने कि पंचमा अक्षर बिंदु होता है। और इसके जो नीचे जो होता है दोस्त वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ताड़नजात चिन्ह होता है। इसको हम लोग कहते हैं ताड़नजात चिन्ह। ताड़न ताड़नजात ताड़नजात चिन्ह होता है, तो जो कि दो दो वर्ण पर होता है। एक तो होता है ढा के नीचे ढा, और एक तो होता है अड़ा के नीचे, और एक होता है ढा के नीचे। सिर्फ इतने सारे वर्ण में, 33 वर्ण में सिर्फ और सिर्फ दो वर्ण के नीचे होता है ताड़नजात चिन्ह। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक ये बिंदी इसमें नहीं लगा हुआ है, जब तक ये संस्कृत से आया हुआ संस्कृत से आया हुआ वर्ण है। लेकिन जब इसके नीचे बिंदी अगर लग जाती है तो वो संस्कृत से आई हुई चिन्ह नहीं, वर्ण नहीं रहती। फिर हमारी होती है इसके आगे वाले चिन्ह, इसको हम कहते हैं नुक्ता चिन्ह। इसको हम लोग कहते हैं नुक्ता चिन्ह। और नुक्ता चिन्ह ये 5 वर्ण पर होते हैं। नुक्ता चिन्ह होते हैं जो 5 वर्ण पर होते हैं। कौन-कौन होते हैं? एक तो होती है का, दूसरा खा, तीसरा गा, फिर जा, फिर फा। इन पाँचों पर होती है। जब ये इसके नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं लगा हुआ है दोस्त, तब ये संस्कृत से आई हुई वर्ण है। लेकिन जब इसके नीचे बिंदी लग जाती है, नुक्ता चिन्ह लग जाती है, तब ये अरबी फारसी भाषा में हो जाती है। अरबी फारसी हम लोग इसलिए कहते हैं कि क्योंकि अरबी और फारसी, अरब और फ्रांस में बहुत सारे चीज़ मिलती है, इसलिए हम उसको कहते हैं अरबी भाषा चिन्ह। जबकि एनसीईआरटी बुक में आप लोग जाओगे तो सिर्फ सिर्फ 3 शब्द मिलेंगे, 3 वर्ण मिलेंगे, जिसको जिसको अरबी फारसी भाषा के रूप में। अब आप बोलोगे कि ऑप्शन में आ जाएगा तो हम कैसे टिक करेंगे? एक इंसान थे जिनका नाम था राजा प्रसाद। एक 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 इंसान थे जिसका नाम था राजा शिव प्रसाद सिंह। राजा शिव प्रसाद राजा शिव प्रसाद सिंह हिंद। राजा शिव प्रसाद राजा शिव प्रसाद सिंह हिंद ने 1913 में इनको भाषा विभाग के इंस्पेक्टर बना दिया गया था। उसी ने ये कहा था कि हम पांच वर्ण को अरबी फारसा में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है तो आप इसका प्रूफ प्रमाण रख सकते हो। 1913 में राजा शिव राजा राजा शिव प्रसाद सिंह सिंह हिंद था, जो कि 5 वर्णों के आगे नुक्ता चिन्ह लगाने से वो अरबी भाषा बन जाती है। तो दोस्त, तो हम इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारी जीरो रेखा है, इसके नीचे खड़ी पल है, इसके नीचे अनुस्वार है, इसके नीचे जो आते हैं उसको हम लोग कहते हैं पंचमा अक्षर, इसके नीचे जो आते हैं तड़मजात चिन्ह बोले जाते हैं, जिसको फेंका हुआ चिन्ह भी कहते हैं। इसके आगे जो होती है वो नुक्ता चिन्ह होती है। अनुस्वार जो होती है वो सिर्फ आ अन और आ पर होती है। पंचमा अक्षर जो आती है वो कखा गा के अंगा के 5वां वर्ग में आती है। नीचे वाले जो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ताड़नजात चिन्ह, फेंका हुआ चिन्ह, जो कि 2 अक्षर पर होती है, डा और ढा पर होती है। इस ये है नुक्ता चिन्ह ये है नुक्ता चिन्ह, जो कि 5 अक्षर पर होती है, का, खा, गा, जा और फा पर। अगर हमारी हो गया दोस्त, अब आती है हमारी जबान। जा, छा,
झ, झ और यहाँ अब आप बोलोगे कि झा तो ऐसे भी लिखा था है ना। तो पहले लिखा था तो दोस्त, लेकिन अब उसको चेंज करके इस रूप में कर दिया गया। अब उस झा को अमानक रूप में बदल दिया गया। अब हमारी आती है टवर्ग। टवर्ग आती है दोस्त, टा ठा डा ढा। ये भी इससे भी क्वेश्चन आती है। फिर आती है तवर्ग से, ता था दा धा ना। फिर आती है तवर्ग दोस्त। फिर अगर आप कहो कि ता था दा धा ना, कई लोग डिजाइन के लिए ऐसे ऐसे धा देते हैं, जो कि हिंदी वर्तनी के अनुसार धा गलत है। धा को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। जब भी लिखते हैं, जब इसके नीचे भूंडी देते हैं और इस पर से सिरों रेखा नहीं गुजरती है, तभी तो हम लिखते हैं प्रातः प्रातःकाल। दोनों एक शब्द रहने के बावजूद भी हम उसके ऊपर से सिरों रेखा नहीं गुजारते हैं। हिंदी में अब अगर आपसे पूछा कि हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में वर्गों की संख्या 5 होती है दोस्त। अब आपसे पूछेगा कि अंतस्थ अंत या रा ला ओ वाह, या रा ला ओ वाह, या रा ला ओ वाह के 4 अक्षर को हम लोग बोलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। और स स स और हा को हम लोग बोलते हैं उष्ण व्यंजन, उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि वर्ण में जो हमारे होते हैं, वो हिंदी के वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। उन पांचों वर्गों को बोलते समय आपके मुख के किसी न किसी पार्ट में, किसी न किसी भाग में वो टच होती है। इसलिए इन 5 वर्गों को, मतलब 25 वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वो जो 5 वर्ण है दोस्त, 5 वर्ग में हमारे हैं, जो ता था दा धा धा तक है, पा से माँ तक है, उसको हम लोग 5 वर्ण कहते हैं। और 5 वर्ग जो होते हैं वो 25 अक्षर होते हैं। और उसको बोलते समय हम लोग के मुंह के किसी न किसी भाव को टच करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो कि 25 अक्षर होते हैं और 5 वर्ग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू से ही कि जब वो वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की संख्या 33 होती है। वर्णों की संख्या 33 होती है। जो दोस्त मैंने आपको बताया था, जैसे कि 25 जो होते हैं वो हमारे 25 जो होते हैं हमारे वो 5 वर्गों में है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, क्योंकि वो बोलने से हमारे मुंह के किसी न किसी पार्ट में टच होते हैं। 4 जो हमारे होते हैं वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? या, रा, ला, वा। और उसके बाद 4 जो होते हैं वो उष्ण व्यंजन होते हैं, सा, सा और हाँ। तो 25 और 4, ये 25 और 4, 25 4 29, और 29 और 29 और 4, 29 और 4 33, 33 हो गए हैं दोस्त। हम लोग देखेंगे दोस्त कि जब हम लोग का बोलते थे, जैसे हम लोग जब छोटा थे, बच्चा थे, तो हमें का को याद करने के लिए बुलाया जाता था कि का से कबूतर, खा से खरगोश। अब बताइए दोस्त कि ये दोनों वर्ण को हमें बोलने के लिए कितने बड़े वर्ड्स को याद करवाते थे। तो वो सब के पीछे रीज़न था कि क्या किससे हो रहा है, क्या किससे नहीं हो रहा। तो अगर आज के बाद अगर आपको कोई भी वर्ण बोलकर देखना है, तब उसके नीचे लिखना है कार जब्त कुछ, कार प्रत्यय को जोड़कर हम लोग देखेंगे। जैसे ककार, खकार, इस तरह से हम उसको बोलेंगे, प्रोनाउंस करें तो पढ़ेंगे।
व्यंजनों का वर्गीकरण, सबसे पहले व्यंजनों का वर्गीकरण आता है, वो आता है अध्ययन हेतु। अध्ययन हेतु हम तीन वर्गों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमारी है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हमारी है उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसे मैंने कि आपको बताया कि वो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। या और वा को हम लोग बोलते हैं आर्ध स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ध 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 स्वर हम लोग बोलते हैं या और रा को, या और वा को। उष्ण व्यंजन जो हमारे होते हैं दोस्त, ये होते हैं, चार होते हैं। सा, सा, सा और हाँ। हालांकि इसके प्रोनाउंसिएशन में चेंज होती है। ये सब को हम लोग बोलते हैं स, इसको हम लोग बोलते हैं स, इसको हम लोग बोलते हैं सा, और इसको बोलते हैं हा। इसको हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन क्यों कहते हैं दोस्त? क्योंकि ये ऐसे चार वर्ण हैं, वर्ण ये चार पूरे वर्ण के चार ऐसे शब्द हैं, ऐसे व्यंजन हैं, ऐसे ऐसे व्यंजन हैं जिसको बोलते वक्त आपके मुंह के किसी न किसी भाग पर जीभ तो चली जाती है, लेकिन वो टच नहीं करती है। उसके उसके टच करते करते वो बजती है, और उसे दबाकर वो गर्म हवा फेंकती है, मतलब गर्म हवा उसको से निकलती है। मतलब मुंह के किसी न किसी भाग के नजदीक, एकदम एकदम नजदीक। जैसे जैसे मान लो अगर ये मेरी पेन है, ये मान लो अगर पेन है और पेन में ये कैप है, इसको कैप को जब हम डालते हैं तो ये ऐसे करके लगती है। लेकिन अब इसमें तो कुछ ना कुछ तो गैप है, तभी तो ये लग रहा है जाके ना। कुछ तो गैप है ना, लेकिन ये लग रहा है। तो इतनी इतनी बारीकी तरीका से इसको डिजाइन किया गया है कि सिर्फ इतने के ढुकता है। तो वैसे ही जब कोई भी वर्ण आप बोलते हो, वो भी ये वर्ण सा सा उष्ण व्यंजन, तब मुख के किसी न किसी भाग भाग से वो चली जाती है, और वो टच टच करते करते वो बजती है, और उससे वो दब कर चिपक कर हवा निकलती है, गर्म हवा। अब ये सब बर्न को बोलते वक्त अपने हाथ को ऐसे करके देखो, गर्म हवा निकलेगा। सा, सा, हा, हा निकलती है। आप इसको चेक कर लेना अच्छे से। जो हमारी होती है वो होती है घूस। घोष, कंपन के आधार पर। घोष या कंपन, घोष मतलब होती है कंपन। घोष वर्ण को हम दो भाग में बांटते हैं। एक तो होती है अघोष, और दूसरा होती है अघोष होती है और सघोष होती है। अघोष का मतलब होती है, अघोष का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो होगा आ प्लस घोष। आ मतलब होती है नहीं, और घोष मतलब होती है कंपन। ऐसे वर्ण जिसको बोलते वक्त कंपन नहीं होता है, उसको उसको अघोष कहते हैं। और सघोष होती है सघोष। सघोष का संधि विच्छेद होता है स प्लस घोष। स मतलब होती है साथ में, और घोष मतलब होती है कंपन। ऐसे वर्ण जिसको बोलते वक्त कंपन होती है, उसको हम लोग कहते हैं सघोष वर्ण। अब सघोष और अघोष कौन कौन है? अघोष कौन कौन है और सघोष कौन कौन है? अघोष होती है प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, एक और दो। और होती है
जो हम लोग कहते थे अंतस्थ व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है, उसमें से लिया गया है। स स और सा, यानी प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा होती है, यानी 5 वर्ग होती है। तो 5 वर्ग में दो दो गो होती है, तो 5 दूनी के 10, और सा यानी 10 और 3 13। सघोष कौन कौन होता है? सघोष होता है एक और दो। एक और दो लिखा गया अघोष में, तब बचे कौन कौन? 3, 4 और 5। और कौन कौन होती है? या, रा, ला, उवा और हा, और ऑल स्वर होती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। वो 13 होती है। ऑल स्वर हमारी होती है 11 प्लस 3 वो तो 5 किया, एक 15 और 2 2 4 एक 5 को ये होती है। तो 15 और हमारी हो जाएगी। 15 और 11 कितना हो जाएगी? 26। और 26 और 5 31। 5 5 10 एक 11 के एक बाकी है एक, और एक एक दो एक 3 हमारी होती है। सघोष वर्ण जो होती है वो 31 होती है, और अघोष वर्ण जो होती है वो 13 होती है। मतलब इसको तरीके इसका ये अपोजिट है, ये ध्यान रखना। वो 13 होती है, तो इसका ये 31 होती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब हम वर्ण को बांटते हैं प्राण वायु। तीसरा जो हमारे दूसरा हमारे कौन हो गया? घोष। और पहला जो हमारी हो गया वो अध्ययन हेतु। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़े रहे थे। वर्गीकरण में हमारे जो तीसरा था, हमारे जो तीसरा था वो था प्राण वायु। तीसरा था हमारा प्राण वायु। प्राण वायु को दो भाग में बांटा गया है। अल्प प्राण और महाप्राण। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अल्प प्लस प्राण, ये होता है महा प्लस प्राण। अल्प मतलब होता है मुंह से निकलने वाली थोड़ा, मुंह से अगर निकलती है थोड़ा हवा तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण। और अगर मुंह से कोई शब्द बोलने में, कोई वर्ण बोलने में ज़्यादा हवा निकल रही है तो उसको हम लोग कहते हैं महाप्राण। कौन कौन होती है? अल्प प्राण कौन कौन शब्द होती है, और महाप्राण कौन कौन शब्द होती है? अल्प प्राण होती है सभी वर्ण के पहला अक्षर प्लस में तीसरा अक्षर प्लस में पांचवा अक्षर प्लस में अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन प्लस में और स्वर हा को छोड़कर। महाप्राण में कौन कौन होता है? यहाँ 1 3 5 हो गया, तो इसमें बचा 2 और 4 बचा। उसके बाद में उष्ण व्यंजन। उच्चारण के आधार पर 8 व्यंजन होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है हमारा स्पर्श। स्पर्श कौन कौन होती है? का होती है, टा होती है, ता होती है, और पा होती है। के 4 4 बार, यानी 4 चौके 16 बार। 4 चौके 16 बार जो है वो हमारे स्पर्श हैं। दूसरा हमारी होती है संघर्षी। संघर्षी क्या होती है? जिस वर्ण को उच्चारण करते समय हवा को संघर्ष करके आना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं संघर्षी। कौन कौन होती है वो? सा 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 सा
सा और हा और फारसी जो हमारी भाषा है वो भी, फारसी जो हमारी का ख ग जा और फा, ये हम तो इसको हम लोग नहीं सिर्फ संघर्षी अगर व्यंजन पूछेगा तो सिर्फ होगा चार होगा सा और हा, जिसको बोलते वक्त हवा को संघर्ष करके आना पड़ता है, संघर्ष करके आना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं संघर्ष। तीसरा हमारी आती है अस्पर्श संघर्ष, वे वर्ण जिसको स्पर्श भी होता है और हवा को संघर्ष करने पड़ता है, वो आती है सिर्फ मैंने ऊपर में एक छोड़ा था एक जवार, वही आती है जवार। ये स्पर्श और संघर्षी दोनों है के चार वर्ण, सिर्फ चार वर्ण। चौथा हमारी चौथा हमारी आती है नासिक ना चौथा हमारी आती है नासिक, नासिक की आती है। नासिक कौन होती है? इसको उच्चारण करते वक्त ज्यादातर भाग हवा का हवा का अधिकतर भाग, ज्यादातर भाग नाक से उच्चारित होता है। मतलब मतलब जिस वर्ण को उच्चारण करते समय ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर भाग वो नाक से उच्चारित होती है, तो वो है सिर्फ पांच वो है। सभी वर्ग के पांचों वर्गों के पांचवा पांचवा अक्षर। पांचवा हमारा है संघर्षहीन, जो वे वर्ण जिसको बोलते वक्त हमारे जीभ को कोई भी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, वैसा सिर्फ दो वर्ण है, या और वह। ये आपको पता है कि ये अंतस्थ व्यंजन है, या रा ला वा, इसमें या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी हम लोग कहते हैं। फिर पांचवा छठा हमारी आती है ताड़नजात, वे वर्ण जिसको बोलते वक्त हमारे जीभ बहुत जोर से फेंकाती है, ऐसा सिर्फ दो वर्ण है, वो है ड़ा और ढ, सिर्फ दो वर्ण है। सातवां हमारी है पारसिक, उसको बोलते हैं पारसिक। पारसिक पारसिक जो है वो पारसिक जो है वो है पार्श्व शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बगल से, किनारा से, जिसको बोलते वक्त वे वर्ण जिसका उच्चारण करते वक्त जीभ जीभ का अग्र भाग मसूड़ा पर चला जाता है, मसूड़ों को स्पर्श कर लेता है और हवा किनारों से बाहर आती है। मतलब पारसिक वर्ण जो होती है वो होती है कि मतलब वे वर्ण जिसको उच्चारण करते वक्त हमारे जो जीभ है, हमारा जो जीभ है वो वो तालू के नीचे वाले भाग मसूड़ा से टच हो जाती है, या टच हो जाती है, और उसका जो बोलते वक्त हवा है वो किनारों से निकालती है। पारसिक का मतलब होता है पार्श्व, पार्श्व होती है, और पार्श्व मतलब होती है बगल से, किनारा से। वे वर्ण जिसको बोलते वक्त हमारे मसूड़ा से जीभ टच हो जाती है और बगल से हवा निकलती, वैसा वर्ण सिर्फ एक ही है, उसका नाम है लिरी। लिरी नाम है। उसके बाद है प्रारंभित, प्रकम्भित वर्ण, प्रकम्भित, उसको बोलते हैं हमारे आठवां जो है प्रकम्भित है, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते वक्त जीभ मुंह में स्पर्श करती है, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते वक्त जीभ मुंह में संघर्ष करती है, रगड़ खाती है। प्रकम्बित वर्ण वे वर्ण जिसको बोलते वक्त हमारे जीभ हमारे हमारे जीभ हमारे मुंह से रगड़ खाती है, संघर्ष करती है, वैसा वर्ण सिर्फ एक ही है, वो है रा। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। जैसे तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास कुमार आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्मी बेगा वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ।
नाम है हिंदी और उसका जो चैप्टर है वो है उच्चारण। मतलब हिंदी में व्यंजन से पढ़ चुके थे और वो ताड़ जात वर्ण तक मैं बता दिया था। ताड़ जात वर्ण को मैंने आपको बता दिया था। एंड अभी मैं रिकॉल थोड़ा सा कर पाता हूँ। अगर अनजात वर्ण जो होते हैं उसको फेंका हुआ वर्ण कहते हैं एंड उसको बोलते समय हमारे जीव इतना झटका खाता है कि उसको हम ताड़जात वर्ण कहते हैं। और ताड़जात वर्ण सिर्फ दो ही हैं दोस्त, सिर्फ ड़ा और ढा। एक तो होता है पार्श्विक जिसका मतलब होता है पार्श्व, जिसका मतलब होता है बगल से। मतलब ऐसे ऐसे वर्ण जिसको बोलते समय आपके जीभ आपके तालू के नीचे मस्कुड़ा से टच हो जाती है और हवा दोनों तरफ से साइड से बगल से निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं पार्श्व। ऐसा सिर्फ एक ही वर्ण है दोस्त, उसका नाम है लेरी। दूसरा हमारी दोस्त है प्राकंभित, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते वक्त जीभ मुंह में घर्षण करती है, मतलब रगड़ खाती है। तो वैसा वर्ण सिर्फ एक ही है दोस्त, वो है रै। उसके बाद हमारी है संघर्षहीन वर, संघर्षहीन इसको उच्चारण करते समय जीभ को हवा को किसी प्रकार का संपर्क नहीं करना पड़ता। और संघर्षहीन सिर्फ दो ही वर्ण है, उसका नाम है य और व। उसको हम लोग कहते हैं अर्ध स्वर। दूसरा हमारी नासिका, नासिका भवन जिसको बोलते समय हमारे आधा से ज़्यादा भाग हमारे नाक से निकलती है। और ऐसे वर्ण हमारे क ख ग घ जो होते हैं, वर्ग जो होते हैं, उसके पांचवा अक्षर हमारे हैं। उसके बाद हमारा संघर्ष, सस्पर्श संघर्षहीन ऐसे वर्ण जिसको बोलते समय स्पर्श भी करना पड़ता और संघर्ष भी करना पड़ता। ऐसे में सिर्फ चार वर्ण हैं, च छ ज और ज। संघर्षी व्यंजन वे वर्ण जिसको बोलते समय संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ चार वर्ण हैं, स स स स। और उसके बाद है स्पर्श व्यंजन जो सभी वर्ग के चौथे अक्षर है। बाकी आप सभी को इसको बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम उच्चारण के स्थान पर देखेंगे। सबसे पहले हमारे जो कोई भी विचार आती है वो अंदर में आती है। कोई भी विचार अगर बोले और वो सबसे पहले कहाँ आती है, सबसे पहले हमारी आती है कंठ तक। उसके बाद दूसरा हमारी जो आती है कंठ के बाद हमारे कहाँ आती है, उसके बाद आती है तालू पर, इसको हम लोग बोलते हैं तालु। दूसरा हमारे बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धा। तालु इसको बोलते हैं और मूर्धा इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे जो कोई भी वर्ड्स आती है वो आती है उसके बाद दांत पर। उसके बाद हमारे आती है ओष्ठ पर। उसके बाद हमारे बाहर जहन से बाहर आती है। कोई भी विचार सबसे पहले आपके मन में आती है, उसके बाद सबसे पहले जो आती है नंबरिंग अगर बोलो तो सबसे पहले कर्ण तक आती है। उसके बाद में हमारे तालु तक आती है, फिर हमारी आती है मूर्धा तक, फिर हमारी आती है दंत तक और पांचवा हमारी आती है हमारे ओष्ठ तक। उसके बाद बाहर आ जाती है। अब जिस चीज से अगर निकलता है उसको हम लोग कहते हैं कंठ। जैसे 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 जिस जगह के अगर आप रहते हो उसके साथ उसको नाम को जोड़कर कहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई शहर में रहता तो उसको उसमें 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 नाम जोड़कर उसको कहता है कि तू शहरी है। कोई 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 राजस्थान के है तो वो कहता है कि तू राजस्थानी है। कोई गुजरात के है तो वो कहता है कि वो गुजराती है। कोई अगर किसी को कहता है तो वो उसके साथ नाम को जोड़ देता है। जैसे कंठ से जो बोला जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कंठ। जो हमारे तालु से बोलेंगे, तालु से बोला जाएगा उसको हम लोग कहेंगे तालव्य। जो हमारे मूर्धा से बोलेंगे उसको कहेंगे मूर्धन्य। मूर्धा अधना मूर्धन्य। उसको जो दंत से बोले जाएंगे उसको कहते हैं दंत। जो ओठ से बोले जाएंगे उसको कहेंगे ओष्ठ। ओष्ठ। अब चलिए कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नंबर है दोस्त वर्ण। अब वर्ग है जो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं का को बोलते हैं
कबार को बोलते हैं हम लोग किसी से बोलते हैं, उच्चारण हमारी है कंठ। कंठ से हम लोग बोलते हैं और उसको हम लोग कहते हैं कंठ। इसको सिर्फ कंठ लिखना, सिर्फ कंठ। कबार को हम लोग बोलते हैं कंठ से, उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, उसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं विसर्ग को बोलते हैं कंठ से, और आ को कंठ से बोलते हैं। आ और आ को हम लोग बोलते हैं कंठ से। दूसरा हमारी आती है दोस्त मूर्धा आती है, जो कि हम लोग बोलते हैं टवार को हम लोग बोलते हैं मूर्धा से बोलते हैं। उसके साथ साथ री को बोलते हैं हम लोग मूर्धा से, री को बोलते हैं मूर्धा से, और रा और सा को बोलते हैं मूर्धा से, रा और सा को हम लोग बोलते हैं मूर्धा से। इसका नाम है मूर्धन, मूर्धन्त, मूर्धन्त। इसके बाद हमारी आती है ओष्ठ। ओष्ठ से हम लोग बोलते हैं पवार बोलते हैं, और ऊ बोलते हैं, ऊ और ऊ। इसको कहते हैं ओष्ठ, ओष्ठ कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दोस्त इसको। अब कुछ और बच रहा है दोस्त, ए। ए और ऐ, ए और ऐ को हम लोग बोलते हैं कंठ और तालु से। कंठ और तालु से बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंठ तालु, कंठ तालुब्बे, कंठ तालब्बे। इसको बोलते हैं कंठ तालब्बे। उसके बाद आता है ओ और औ। ओ और औ, ओ और औ को बोलते हैं हम लोग क्या है, इसे कंठ तालु हो गया। उसके बाद हम बोलते हैं इसको कंठ और ओष्ठ से। ओ और आ को बोलते हैं कंठ और ओष्ठ से। फिर बा को बोलते हैं दंत और ओठ से। बा को बोलते हैं दंत और ओष्ठ से। उसके बाद में हा को बोलते हैं, हा है जो सभ्य यंत्र है, इसको बोलते हैं एलिजीवा, एलिजीवा बोलते हैं। फिर अन को, अन जो होता है वो होता है अनुनासिक। चार का स्थान देख लिए, अब इसके आगे देखते हैं। मोटा मोटी हम लोग देख लिए कि जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। व्यंजन जो होते हैं वो हमारे होते हैं 35। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उस व्यंजन 4 होते हैं, तो 35, 25, 25 और 8 कितना होता है, 25 और 8 33 होता है, और 33 और 11 हमारी होती है जगह 44 होती है। अब कुछ कुछ और वर्ण वर्ण बच गए हैं, जैसे अन और आह बच गया है। तो आ को तो मैंने आपको बताया कि विसर्ग है, और आन को बताया अनुस्वार है वो। इसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ प्रयुक्त नहीं होता है, केवल स्वर के साथ ही इसका प्रयोग होता है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर सिर्फ 4 हैं दोस्त। वो कौन कौन है, छ, तरा, या, और एक हमारे हैं सा। छा का संधि विच्छेद करेंगे दोस्त तो वो बनेगा का प्लस सा प्लस आ को हम लोग इसको संधि विच्छेद करते हैं। त्रा का संधि विच्छेद क्या होता है, ता प्लस में र प्लस में आ। इसके बाद में होता है ज प्लस में
ञ प्लस में आ, उसके बाद सरा का शब्द विच्छेद था, स प्लस में रा प्लस में आ। मेरे ख्याल से ये आपको कंप्लीट हो गया होगा। अगर कोई वर्ण में से स्वर्ण को हटा दिया जाए तो वो स्वर्ण रहित हो जाती है। और वो अगर मान लो जैसे का को हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा का प्लस में आ। लेकिन ये अगर हटा देंगे तो ये आधा का बन जाएगा। आधा का प्लस आ मिलकर का बनाता है। तो आपके मन में एक रहा होगा बाकी सारे वर्ण नहीं है तो ताड़झात वर्ण को हम लोग स्वर्ण रहित नहीं कर सकते हैं। ये विकसित व्यंजन ध्वनि है। ताड़झात चिन्ह का एक और जो मीनिंग है कि इससे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होती है, कोई शुरुआत नहीं होती। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके ये शुरू में लगता है। इससे इससे कोई शब्द शुरू नहीं होती है। एंड एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो दोस्त है कि कभी भी हम इसको शब्द के पहले नहीं लगाते हैं। एंड इसको अगर आप बोलोगे कि आधा करना है तो आप कैसे करोगे इसको आधा आप करोगे अड़ा प्लस में आ। लेकिन मैं बता दूं कि ये प्रोसेस गलत है। एक बार में किसी वर्ण के नीचे दो चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं। एक मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक वर्ण के नीचे दो चिन्ह को नहीं लगाया जाता। कई दोस्त लोग बोल रहे हैं कि जो चिड़िया कैसे लगा हुआ। भाई चिड़िया ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ लगा हुआ है अड़ी। ये एक बार में मेरे अगर बात आप ध्यान से सुनते तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं करते हैं। ये एक ये है ताड़नजात चिन्ह और इसके ऊपर लगा हुआ है। मैंने बोला कि एक साथ नहीं लगाया जा सकता। अभी भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। अभी भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से देखेंगे। स्वरों की संख्या कितनी है दोस्त? तो स्वरों की संख्या हमारे है 11। और व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्त? तो व्यंजन की संख्या हमारी है 35। और अगर मूल रूप से कोई अगर पूछता है कि मूल रूप से कितना है हमारे वर्ण तो वो आप बोलिएगा 44। 3 1 4 और 3 1 4 यानी 44 मूल वर्ग हमारे हैं। उसके बाद होता है दोस्त अयोगवाद ध्वनि। मैंने आपको पीछे बता दिया था अयोगवाद ध्वनि कौन कौन होते हैं। अयोगवाद ध्वनि सिर्फ दो होते हैं दोस्त। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? छ तरा ज्ञ और सर्रा। ताड़नजात चिन्ह ताड़नजात चिन्ह कितने होते हैं दोस्त? ताड़नजात चिन्ह दो होते हैं। तो मेरे ख्याल से कुल कितने हो गए? 44 है। 44 44 और 8 कितने होते हैं? 44 और 8 52 होते हैं। 44 और 8 कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या हमारी आ गया। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या हमारी आ गया। एनसीईआरटी के अनुसार कुछ हमारे विदेशी स्वर रहे हैं जिसको कहते हैं मेहमान स्वर, जिसको कहते हैं अवगत स्वर। वो हमारे थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला तो हमारे होते हैं ख, दूसरा हमारे होते हैं ज और तीसरा हमारे होते हैं फ। एक दो तीन यानी अगर इसमें बामन में 3 हम जोड़ दें, 52 में 3 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55। और एक जो हमारे होते हैं वो होते हैं उसके बाद एक जो हमारे होते हैं वो होते हैं कि 55 हुआ। एक तो होता है हमारे अवगत स्वर जो कि होता है आओ। इस पे अर्ध चंद्र बिंदु होता है लेकिन बिंदु नहीं होता। अर्ध होता चंद्र बिंदु नहीं होता, चंदा नहीं होता उस पे। तो 55 प्लस 1 56। तो 56 जो हमारे मानक संख्या में वर्णों की कुल संख्या 56 हमारे।